अ, सर, आज की संगोष्ठी में सभी उपस्थित सम्मानित अ, वक्ताओं का मैं एनआईसी बिहार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, हमारे साथ जो आज के वक्ता हैं उनमें से हमारे साथ श्री एस.एन. त्रिपाठी सर, जो इस समय डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व में भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं और सर रिटायर्ड आईएएस है। सर, हमारे साथ पैनल के दूसरे सदस्य प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर, जो कि वाइस चांसलर हैं इस समय राजस्थान में, और इससे पहले भी कई संस्थानों में वाइस चांसलर रह चुके हैं। और सर का जितना मुझे पता है कि जो अयोध्या में पहला दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था जिसमें लाखों दिए प्रज्वलित किए गए थे, उसमें से सर का बहुत बड़ा योगदान था, सर के नेतृत्व में हुआ था, जिसका गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया था। हमारे साथ में डॉक्टर परमहंस मिश्रा जी हैं, सर का जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्स से सर ने किया हुआ है और बड़े बड़े संस्थानों में सर का रहा है। कैलाश हॉस्पिटल जो सीरीज है अपनी यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर भी सर रहे और उसके बाद भी बहुत सारी जगह पर रहे। सर, अभी हमारे एसआईओ सर को सर उपस्थित होना था, लेकिन वो एनसीएससी की मीटिंग में थे और वहां से फ्री नहीं हो पाए हैं। तो उनका संदेश है कि पहले तो बिल्कुल विनम्रता के साथ सर माफी मांगते हैं, वो शायद बीच में आएंगे और ज्वाइन करेंगे। लेकिन सर, हमारे साथ में अभी सर जो हमारे ऑफिशिएटिंग और एडिशनल एसआईओ शैलेश श्रीवास्तव सर उपस्थित, डॉक्टर शैलेश कुमार श्रीवास्तव सर हमारे साथ में है। मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो अतिथियों को जो है स्वागत भाषण से सम्मानित करें और उसके बाद फिर हम सर इस कार्रवाई को शुरू करते हैं। धन्यवाद सर। शैलेश श्रीवास्तव सर, आपसे निवेदन है सर, आप जो है मेरी घंटी कहीं उधर रह गई। थैंक यू विकास जी। एस.एन. त्रिपाठी सर, आई थिंक हम लोग के लिए नए नहीं हैं। सर का जो भाषण टेक कॉन्क्लेव में हुआ था आज भी कानों में गूंजती है और हम लोग तो पहले से ही सर को इनविटेशन कर रहे हैं कि हम लोग सर टेक कॉन्क्लेव 24 भी करने जा रहे हैं, तो आपका फिर सानिध्य हम लोगों को मिलेगा सर। डॉक्टर परमहंस मिश्रा जी और प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी जो वाइस चांसलर हैं, और एनआईसी के सभी ऑफिसर्स, हमारे एसआईओ इन एब्सेंशिया जल्द ज्वाइन करने जा रहे हैं। और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एनआईसी बिहार ने इस पूरे पखवाड़े के दौरान राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और उसमें मेरे हिसाब से विकास जी का बहुत ही योगदान रहा है। उन्होंने लोगों के बीच में स्वच्छता का किस तरह प्रचार प्रसार होनी चाहिए और लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और साथ में जो स्पेशलाइज्ड लोग जो इस पूरे फील्ड में काम कर रहे हैं उनको उन्होंने लाया है। चाहे वो डीडी दूरदर्शन पर एनआईसी बिहार का कार्यक्रम हो या स्वच्छता का दिवस जिसमें कि हम लोग सभी मिलके उसमें काम किए थे, और एक अच्छे ढंग से एक पखवाड़ा जो कि एक माइलस्टोन के रूप में रहे और आगे भी लोग इस पूरी प्रक्रिया को अपने जीवन के अंदर में उसको यूज करें, उस पर बहुत अच्छा काम एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस पखवाड़ा में जितना अच्छा काम किया गया है पहले के पखवाड़ा में नहीं हुआ है। तो इसके लिए भाई विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के तरफ से। सर, हम लोग बता दें कि हम लोग की एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य सरकार के साथ भी बहुत मिलजुल के काम करती है, और ज़्यादातर जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है उसमें हमारी सहभागिता रहती है। सर आए थे तो हम लोगों ने सर को बताया कि किस तरह जो हमारे करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी एक अचीवमेंट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसमें हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये एक फैसेट है सर। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि एनआईसी के माध्यम से देश स्तर पर और बिहार
स्पेशली राज्य स्तर पर किया जा रहा है। सो आज आप लोग महानुभाव हम लोगों से जुड़े हैं। आपकी जो ये होगी, आपकी जितनी भी आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाएंगे उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। सर, हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो बिहार में है उसके सभी ऑफिसर्स आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सर। साथ में इसको नेशनल लेवल पर वेबकास्ट किया जा रहा है, जिसको कि एनआईसी के माध्यम से इसको दिखाया जा रहा है। सो हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसकी कवरेज जो है वो नेशनल लेवल पर सभी एनआईसी स्टेट्स में भी इसकी अच्छी हो। सो इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एनआईसी बिहार परिवार के साथ आप जुड़े हैं, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो काबिलियत है और जो आप अपने फील्ड में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उससे हम लोग बेनिफिट लेंगे। सो हमारे तरफ से सभी एनआईसी बिहार के लोगों के तरफ से आप लोगों को हार्दिक वेलकम करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, इतने भावपूर्ण स्वागत भाषण के लिए। सर, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम अपने मुख्य अतिथियों को जो हमने 15 दिन में कुछ मुख्य कार्यक्रम किए उनके बारे में अवगत कराना चाहेंगे। सर, जैसा कि विगत हो कि 2 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, और एक उसके बाद से इसमें एक बड़ा सा मोमेंटम आया, और आजकल हम हर साल फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं, और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। सर, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार एनआईसी बिहार ने कुछ विशेष कार्यक्रम का पालन किया था। तो 1 फरवरी को हम लोगों ने स्वच्छता की शपथ ग्रहण लेने के बाद से जो पहले तो भौतिक सफाई, जो आसपास के परिसर की सफाई से लेके सड़कों पर निकलकर जो भी कूड़ा था उसको हटाने का काम सब किया। उसके बाद में हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, जो कि बिहार के जो पर्यावरण विभाग के सौजन्य से सहयोग से किया। सर, उसके बाद तीसरे चरण में हम लोगों ने जो भी हमारे जितने भी ऑफिसेस थे पूरे प्रदेश में, और हमारे जो सेल्स थी पटना पर, उसमें सर जो भी सफाई कर्मी थे उनको हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया, ताकि उनके अंदर एक अपने आप में सम्मान की और स्वाभिमान की भावना है और थोड़ा सा जोश आए सर। उसके बाद में सर जैसे कि बात आती है कि सर स्वच्छता सिर्फ एक भौतिक स्वच्छता नहीं है, ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके की स्वच्छता की हमने इस थीम में समाहित किया था। और साथ कर आजकल चौथी चीज जो पहले नहीं, तकनीकी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग साइबर स्पेस की बात करते हैं, तो हम मनसा वाचा कर्मणा और साथ में सर तकनीकी के में क्या स्वच्छता की संभावनाएं और क्या करना, सर उस तरीके से हमने पूरी थीम को प्लान किया सर, जिसके तहत सर हमने एक जहां पर संस्था है द जैगर द सेंस करके, जो कि स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है, और उसके बाद में फाइनली फर्टिलाइजर कंपोस्ट कन्वर्जन का काम करती है, उसकी टीम को बुलाया था और उन्होंने पूरा अपना मार्गदर्शन किया, कैसे कैसे वो आंदोलन खड़ा हुआ और किस तरीके से उन्होंने किया सर। इसी सिलसिले में सर हमने जानना चाहा कि चूंकि हमने शपथ में ग्रहण किया था कि न हम गंदगी करेंगे न गंदगी होने देंगे, तो सर हमने जानना चाहा कि लीगल स्टैंड पर इसका कितना जो है सपोर्ट है। अगर हम गंदगी नहीं करना देना चाहते तो इसका लीगल ग्राउंड्स में कितना, उसके लिए हमने सर एक दिल्ली में सरकार में जो काम करते हैं लीगल एक्सपर्ट ज्ञान प्रकाश राय जी का एक लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने जानना चाहा था। क्योंकि साइबर सर हाइजीन और साइबर क्लीनलीनेस की आजकल बहुत बात होती है, और खासकर एनआईसी के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक जरक्रा साइबर सिक्योरिटी करके सर एक संस्था है जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, दिल्ली और सिंगापुर बेस्ड ऑफिसेज हैं। उसका जो सीईओ थे मिस्टर मोहित यादव के साथ हमने सर एक वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद में सर हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की, अलग अलग ड्राइव की, और आज हम लोग समापन के दिन पर हैं। तो हम सर जानना चाहेंगे कि जो कुछ करते रहे, और आप लोगों का सर बहुत लंबा अनुभव है, त्रिपाठी सर का बहुत डाइवर्सिफाइड अनुभव है, प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर आपने बहुत अच्छा सर जब उस समय से सर आपके फेसबुक वाल से हम देखते आए किस तरीके से आप पूरा जोश के साथ में सर उस कार्यक्रम को आपने संपन्न कराया था। डॉक्टर परमहंस मिश्रा सर जब कैलाश हॉस्पिटल में थे तब से हमारे संबंध रहे, और वो भी बहुत ही सामाजिक कार्यों में और स्वास्थ्यता को लेकर अक्सर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो सर आज हम सुनना चाहेंगे। तो सर
शुरुआत करने से पहले सर, जैसा कि हमें पता है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जब हम बात स्वच्छता की करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण और माहौल देता है, और जिसको हम हर किसी की आज की तारीख में जरूरत है, और शायद कहीं ना कहीं हम हर कोई उसके लिए संघर्ष कर रहा है। और हर किसी की जिम्मेदारी इस देश में, जो भी नागरिक है, चाहे वो सरकारी व्यवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति हो या समाज के अंतिम पायदान में रहने वाला नागरिक हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने राष्ट्र को हमें स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ भारत का निर्माण स्वस्थ और साफ सुंदर गांवों से होता है। महात्मा गांधी जी ने उस समय कहा था, और मुझे लगता है कि वहीं से ये भूमिका बनती है। और जब आज हम विकसित भारत की और स्वस्थ और समृद्ध भारत की बात करते हैं ना कहीं सर, हम स्वच्छता को गांवों तक और हर राज्य और हर गांव और हर घर तक ले जाने की बात जरूर करेंगे, नहीं तो शायद हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस सिलसिले को शुरू करते हुए सर, मैं सबसे पहले एस एन त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगा कि सर ये पहले बताइए कि जो हमारे गांधी जी के उस समय स्वच्छता के मूल्य जो आज से इतने पुराने थे, उनका आज की तारीख में सर कितना रिलीवेंस है और किस तरीके से आज हम उनको देखते हैं सर? विकास जी, सबसे पहले तो पूरे एनआईसी परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आप स्वच्छता केवल तकनीकी दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा करने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद सबका विकास में विकास दीक्षित ही हैं जो सबका विकास बनाए हुए हैं, जिसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, तुलसी एक पेड़ नहीं है, गाय केवल पशु नहीं है, गंगा केवल नदी नहीं है, माँ बाप केवल इंसान नहीं है। उसी तरह स्वच्छता भी एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। एक दिन मैं स्वच्छ रहूंगा, एक दिन मैं निर्मल रहूंगा, एक दिन मैं क्लीन रहूंगा, एक दिन मैं साइबर हाइजीन करूंगा, आज मैं कोई गंदगी नहीं करूंगा, आज मैं कोई गंदगी किसी को करने नहीं दूंगा। एक दिन का प्लेज हो सकता है, बट स्वच्छता एंड क्लीनलीनेस टुगेदर इज ए लाइफ लॉन्ग अफेयर। एक तो ये है, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एनआईसी ने अपने प्रांगण को स्वच्छ रखने के लिए काम किया, इस बार मैं भी तो डीओपीटी से जुड़ा हुआ हूँ। हमने डीआरपीजी कैंपेन देखी है। अभी इंडिया समिट में, जो जीबीएस समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि लोग स्वच्छता से पैसा खर्च करते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छता करके 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं। शायद आपको याद होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा ध्यान से। इस बार जो स्पेशल कैंपेन 3.0 हुआ डीआरपीजी की तरफ से, सारे भारत सरकार के मंत्रालयों की तरफ से, उसमें जहां तक मुझे ज्ञात है लगभग 3 लाख से ज्यादा साइट पर स्वच्छता अभियान कराया गया। 1,64,000 1.64 lakh square feet of space was freed, which is a huge gain, and 556 crores revenue earned out of this Swachhata. So Swachhata can be a revenue generation activity also if you clear your space. आप किसी भी ऑफिस जाइए, आज भी एनआईसी में किसी ऑफिस जाइए, जहाँ लोग बैठते हैं साहब लोग, या हमारे आईआईपीएम है, यहाँ भी जहाँ हम बैठते हैं तो चिकन रहता है, साफ रहता है, लेकिन हमारे पीछे एक कूड़ादान होता है जो कि 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, उसमें खाली टूटी कुर्सी, 3 पैरों वाली कुर्सी रखी है या छोटा टेबल रखा हुआ है। ये सब की भी जरूरत है सफाई की। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन, आपने सही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया, लेकिन अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हम केवल टॉयलेट तक हम सीमित नहीं हैं, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात चल रही है, और स्वच्छ गांवों को भी अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। इनफैक्ट किसी ने कहा है कि स्वच्छता के प्रति जो हमारे राष्ट्र की प्रतिबद्धता है वो व्यक्तिगत स्वच्छता से कहीं व्यापक है। आपने जिक्र किया अयोध्या में, मैं तो मानता हूँ इसमें महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लिखित विवेक की प्रतिध्वनि मिलती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति के शुभारंभ के बाद से हमने समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाया है। ODF प्लस गांव के लिए प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, सफाई और संपूर्ण स्वच्छता हेतु हम 4P की बात कर रहे हैं, पीपल, पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक स्पेंडिंग और पार्टनरशिप। तो ये जो भावना है जो SDM की है, इसको लेके अगर सारे मंत्रालय चलेंगे, सारे विभाग चलेंगे, हम देश को न केवल गांधी जी के जो 2 अक्टूबर 2019 को हमने स्वच्छ भारत गिफ्ट किया, बल्कि हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन के स्वच्छता एक हमारी हैबिट बन जाएगी।
बिकॉज जब तक आप लगातार स्वच्छ नहीं रहते हैं तब तक हैबिट नहीं बनती, इट रिमेन्स एज एन इवेंट। जैसे सांस लेना सांस छोड़ना हमारे लिए हैबिट है, इसके लिए किसी एनआईसी के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह स्वच्छता की हैबिट भी ऐसी होनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बिहार के रेफरेंस में कहूँगा, आपके पास एनआईसी के पास इतना डेटा है स्वच्छता को लेकर, इसको लेकर छोटे छोटे सक्सेस स्टोरी बनाइए ताकि लोग उससे मोटिवेट हों। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम है या बहुत छोटा काम है, लेकिन जब इससे बात बारंबार चर्चा होती है तो लोगों को इससे बड़ा आत्मविश्वास आता है। अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट में, ये इसमें झारखंड में एक गांव की कहानी है, उसको देख के अच्छा लगा कि अगर झारखंड कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं कर सकता। और हर गांव स्वच्छ हो जाए, हर शहर स्वच्छ हो जाए, तो तभी तो हम अपने आप को स्वच्छता डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारा आग्रह यही रहेगा कि आज के दौर में कि स्वच्छ भारत को कैंपेन की तरह लगातार चलाएं। और एक बात के लिए आपको बधाई दूंगा कि आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आपका काम बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन आपने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को, संवेदनशील मुद्दों को, इज्जत घर जैसे मुद्दों को इज्जत दी है, इसके लिए पूरा एनआईसी परिवार बधाई का पात्र है। कारण हम खाली सॉफ्टवेयर कोडर्स नहीं हैं, हम समाज में रहते हैं। सरकार, समाज, बाजार तीनों का समन्वय रखना भी एनआईसी का रोल है। और साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ी चीज है, उस पर भी कभी चर्चा होगी तो हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी इतना ही, अगले राउंड में देखेंगे। सर बहुत अच्छी बात आपने सर जो कहा, मुझे लगता है कि सफाई और स्वच्छता अब हमारे लिए खर्चे का विषय नहीं होना चाहिए, अब हमारे लिए आय का साधन की बात। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो शायद स्वच्छता मिशन को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। और दूसरी चीज जो आपने बहुत बड़ी बात की, स्वच्छता को सिर्फ आचरण में के बजाय आदत डालने की जरूरत है। जैसा कि गांधी जी का सपना था कि हमें अपने ड्राइंग रूम की तरह अपने बाथरूम को भी क्लीन रखने की जरूरत है। जब इस तरीके से हमारी आदत हो जाएगी तो हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट पैनलिस्ट है, प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर है। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लखनऊ विश्वविद्यालय के हेड भी रहे और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में सर वाइस चांसलर रहे, और आजकल राजस्थान में गंगा सिंह विश्वविद्यालय सर वहां पर वाइस चांसलर। सर जैसा कि मैंने देखा है, जितना मुझे पता है कि आपने जो भी आपकी गतिविधियां थी, आपकी जिम्मेदारियां थी, उसके अलावा सर आप सामाजिक कार्यों में, खासकर स्वच्छता में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और उसको कैसे आपने सर क्रियान्वित किया, और इतने बड़े आंदोलन को जो कि एक गिनीज बुक तक गया, सर आप उसको कैसे थोड़ा सा आप बताएंगे तो हम लोगों को एक मार्गदर्शन भी मिलेगा। और हम जानना चाहेंगे सर आप में इसके विचार कैसे हैं कि इसको, जैसे सर ने बोला कि ये 15 दिन की बात नहीं है, ये 365 दिन हमारा ये माहौल और हमारे विचार में होना चाहिए, तो इसके लिए हमें सर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? धन्यवाद विकास जी, आदरणीय एस.एन. त्रिपाठी साहब, परम मिश्रा जी, बिहार एनआईसी का पूरा परिवार, और मुख्य रूप से विकास जी, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और एक विशिष्ट विषय पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, मुझे सबसे पहली चीज ये लगती है कि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ जाए कि गंदगी हमें लगती भी है कि नहीं है। हम भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या हमारे मानसिकता है। हम लोग मन से यदि नहीं मानते हैं कि कोई चीज गड़बड़ है तो वो गड़बड़ लगती भी नहीं है और होती भी नहीं है। यही हमारा विश्वास रहा है और यही हमारी परंपरा रही है। इसलिए जो हमारे काम करने के ट्रेडिशनल तरीके हैं, या जिसको आप कल्चरल तरीका भी कह सकते हैं, वे हमने पीढ़ियों से अडॉप्ट किए हैं और उनके प्रति एक बड़ी विशिष्ट धारणा हमारी बनी हुई है। मैं आपको आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन की धारणा में बताता हूं कि जब हम लोगों ने अयोध्या का इवेंट प्लान किया था तो उसका सबसे बड़ा इशू यही था कि पोस्ट दीपोत्सव क्या होगा। हमारी चिंता का विषय केवल दीपोत्सव करना नहीं था। दीपोत्सव करने के लिए तो एक जन आंदोलन की आवश्यकता थी, जिनमें लोग जुड़ गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए। और आज आपने देखा होगा कि ये को महाअभियान आपकी तारीख तक हो गया है। हमें 1,85,000 दिए जलाने में जो मेहनत करनी पड़ी थी और 21 लाख दिए जलाने में वो मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन अभी समस्या वही है कि पोस्ट दीपोत्सव क्या। पहले दीपोत्सव से हमने लर्निंग ये की कि हमने ध्यान शायद ये नहीं दिया कि जो तेल और बाती और दिए जो बचेंगे उनका क्या होगा, वो कार्यक्रम के पश्चात क्या होगा। आप जानते हैं राम की पैड़ी एक स्वाभाविक नदी की धारा नहीं है जिसमें कोई चीज बह जाए। वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रीम बनाई गई है जिसको कि लिफ्ट कैनाल के माध्यम से चलाया जाता है। पहले साल की लर्निंग में समझ में आया कि ये
सफाई करने में हमें मेहनत करनी पड़ी। दूसरे साल हमने उसकी तैयारी की और दूसरे साल हमने एक बालू की छोटी सी लेयर बिछाकर उसके ऊपर दिए लगाए, जिससे कि जब हम सफाई करेंगे तो बालू के साथ उसमें सूखा सोक्ड ऑयल और जितना भी सामान है वो सब एक साथ उठकर समाधान निकल जाएगा। और यह बात भी कोशिश करेंगे कि हर चीज बायोडिग्रेडेबल ही इस्तेमाल हो, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं हो जो कि परमानेंटली एनवायरमेंट को हैजार्ड पैदा कर सके। हमारी चिंता के विषय ये होने चाहिए। हम लोग मैं अभी कल ही एक आंकड़े देख रहा था जो कि हम लोग को गंदगी के आंकड़ों को रोज समझने की आवश्यकता है। हम जिस पहाड़ पर बैठ गए हैं, जिस एक्सप्लोजन की तैयारी में है, वो एक्सप्लोजन माननीय त्रिपाठी जी रोज देखते होंगे अपना वो जो दिल्ली के पहाड़ हैं, विशिष्ट पहाड़ जिन्हें कहते हैं, वो पहाड़ हमारे देखते देखते बने हैं। मैं 35-40 साल से मैं भी दिल्ली को देख रहा हूँ और वो जो पहाड़ तैयार हुए हैं गाजीपुर के, वे कोई पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, वे हमारी समस्या के सबसे बड़े स्तंभ बन के सामने हमारे आ रहे हैं। और ये एक केवल सिंबल है। ये आप सोचिए, भारत जैसे देश में, विशाल देश में 12 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स पर डे थ्रो किए जाते हैं, जिनके डिस्पोजल की हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम उसको किसी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। 12 करोड़ की संख्या है। ये कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होकर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। इसका डिस्पोजल अभी हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल डिस्पोजल, नदी में फेंक दो, पानी में डाल दो, दैट्स इट। लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको कहीं भी डालेंगे वो 500 साल लगता है उसको डिग्रेड होने में। एंड वी आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। हमने शायद ये प्रॉब्लम खड़ी की है। दूसरी प्रॉब्लम बड़ी सामान्य से जो हमने आचार विचार में डाली है। हर व्यक्ति के पास एक समस्या ये है कि वो फूलों के बुके लेकर आता है जो कोई प्लास्टिक में रैप होते हैं, और वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। कितनी खतरनाक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन रोज व्यवहार में डाल रहे हैं उसको। और खुशी के साथ फोटो खिंचाते हुए जब मैं देखता हूं किसी को, तो मुझे अपनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप कभी यहाँ बीकानेर आए, सभी का स्वागत है, विकास जी का भी और त्रिपाठी जी का भी। और आप अगर मेरे विश्वविद्यालय के 2 किलोमीटर की परिधि में भी किसी से भी, किसी फूल वाले से यदि आप पूछेंगे कि हमें एक बुके दे दो, तो वो आपसे पूछेगा कुलपति जी के पास तो नहीं जा रहे हैं, यदि जा रहे हो तो प्लीज इस पे प्लास्टिक मत रैप कराइएगा। सर लेते भी नहीं हो, फेंक भी देते हैं। ये एक विचार केवल है जो कि मैंने जानना चाहता था उसके अंदर तक, सभी के अंदर तक, कि ये इतनी खतरनाक चीज है जिसको हम व्यवहार में डाल रहे हैं, हम उसको आचार विचार में डाल रहे हैं। ये साधारण चीजें नहीं है। अब आइए आप अयोध्या में दूसरी चीज क्या होती है? एक टेम्पल टाउन है, 5000 से अधिक मंदिर है। हर मंदिर में क्या चीज सबसे ज्यादा लगती है? वो होते हैं फूल। अब फूलों को से माला चीज है। इन लोगों ने उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उन फूलों के बीच में प्लास्टिक की छोटी सी नली डाल देते हैं। अब ये इतना पार्ट है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हर फूल में है, हर माला में लगा दिया इन्होंने। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, और पहला प्लांट जो अयोध्या में हम लोगों ने लगाया था वो फूलों से इत्र और अगरबत्ती बनाने का प्लांट लगाया था, जो आज भी वहां विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगा हुआ है। और ये काम अब थोड़े बड़े स्केल पर होने लगे हैं। कई मंदिरों ने अपनी अपनी यूनिट्स लगा ली हैं। यह करने में सबसे बड़ी समस्या विकास जी जो है वो है हमारी कल्चरल अपब्रिंगिंग। हम किन चीजों को गंदा मानते ही नहीं है, जिनको हम मानते नहीं उसकी सफाई की मतलब क्या है। हम साधारण तरीके से, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2017 में जब मैं गया था तो वहां पर जो तरबूज और खरबूजे बड़ी मात्रा में नदियों के किनारे लगाए जाते हैं और वो बड़ी संख्या में खराब भी होते हैं, वो बड़े आराम से आते थे और नए घाट पे सब के सब नदी में फेंक देते थे। हो गया डिस्पोजल, उनका काम खत्म हो गया। वो फूल अब वो फल उनको दिखेंगे नहीं तो होंगे भी नहीं। जो दिखा नहीं वो गंदा कैसे हो सकता है? ये एक प्रक्रिया थी जिसको रोकने के लिए लोगों को समझाना पड़ा कि ये आपने जो दिया है ये बिहार खाएगा, ये आपने फेंका नहीं है, ये कहीं जा नहीं रहा। तो लोगों को दूसरा डिस्पोजल। आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ विकास जी, ये बहुत काम की स्टोरी है। वो है हमारे होने वाले जो शमशान घाट बड़ी संख्या में नदियों के किनारे बने हुए हैं, और जाहिर है चबदाह का खारा काम नदियों के किनारे होता है। सरकार ने एक इंटरवेंशन किया एक पॉलिसी की तरफ से कि पक्के चबदाह घर बना दिए गए नदियों के किनारे। ये एक अच्छा इनोवेशन था जो कि अयोध्या में भी हुआ। लेकिन समस्या जो ध्यान में से उतर गई कि ये पक्का घाट जो बन गया है ये नदी की धारा के साथ आगे नहीं जाएगा और नदियां शिफ्ट हो रही हैं। गर्मियों में नदियां 1-1.5 किलोमीटर तक, बड़ी नदियां सरयू जैसी बड़ी नदी, गंगा जैसी नदी 1-1 किलोमीटर शिफ्ट हो जाती है।
संस्कार ये है, कल्चरल ये है कि आपको उसके पहले स्नान करना है, स्नान करके ये सब काम करना है। आप 1.5 किलोमीटर जाकर स्नान करके वापस ये काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए फिर शुरू हो जाता है कि नदियों के किनारे ही टेम्पररी सारा संविदा काम का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और उसी तरह से हो जाता है जैसे पहले हो रहा होता था। हम लोगों ने एक इनोवेशन किया, वहां पर एक मोबाइल शवग्राह की एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जो कि नदी के किनारे तक ले जाकर रखा जा सकता था। उसमें कुछ और इनोवेशन किए थे, जैसे परफोरेशन किया था, जिसमें कंडों का उपयोग किया गया था कि जिससे कम से कम उसका दुरुपयोग। लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल तक वहां के संत महात्माओं और पंडितों को एक्सप्लेन करना पड़ा था कि इसमें कुछ भी हिंदू गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि यदि वो कल्चरल माइंड सेट में नहीं घुसा तो एक्सेप्टेबिलिटी जीरो होगी, और एक्सेप्टेबिलिटी जीरो होगी तो हम केवल दिखाने के लिए बहुत सारे अभियान तो चला सकते हैं, लेकिन वो होने के लिए नहीं हो पाएंगे। उनका हमें स्वीकार्यता, हमारी खुद की स्वीकार्यता नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बुके एक सेक्टर लेते हैं और उसके बाद निकलकर बाहर जाकर बता देते हैं कि साहब प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है, इसका यूज नहीं करना चाहिए। पानी की बोतल हमारे पास प्लास्टिक की ही आ रही है, हमने अपने व्यवहार में नहीं डाला है, ये भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो हम स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, इसके लिए अभियानों की आवश्यकता तो है ही, लेकिन डिसिप्लिन कभी भी प्रिय नहीं होता। डिसिप्लिन हमेशा अप्रिय ही है, उसे सख्ती के साथ लाना ही होगा। यूरोप भी यही सीखा है, हमें भी यही सीखना है, और हमारे प्राचीन गुरुकुलों में भी यही था कि सख्ती जो होती थी तो पर्याप्त होती थी। नो तो नो, ये करने की क्षमता यदि विकसित नहीं होगी तो सॉफ्ट ऑप्शन सफाई के कभी नहीं होते हैं। अब सफाई के ऑप्शंस भी उतने ही कठिन और कठोर होंगे जितना कि सामान्य रूप से अनुशासन होता है, जिसमें कि आपको पनिशमेंट भी देना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि यूरोप के और अमेरिका के किसी भी देश में कूड़ा आप सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं, उसका हैवी पनिशमेंट है, और इतना हैवी पनिशमेंट है कि आप एक बार देने में रो जाएंगे। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। आप सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में जाइए, आप सफाई गलती नहीं कर सकते, गंदगी नहीं कर सकते। नहीं का माने नहीं, अगर आपने गलती से भी किया तो आपको $5 से $10 का स्पॉट फाइन पड़ेगा, और वो फाइन आपको हमेशा याद रहेगा, पिंच करेगा। इसलिए भारत को भी ये सीखना पड़ेगा कि सफाई एक तरफ तो अनुरोध का विषय हो सकता है, हम लोकतंत्र हैं तो दुनिया में बहुत सारे लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र और अनुशासन एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल होगा। जिस चीज की गलती आज करेंगे, 100 साल के बाद वो गलती हमें लेकर जाएगी, हमें लील जाएगी पूरी तरह से। हमने भारत के भी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि नदियों के लुप्त होने से संस्कृतियां लुप्त होती हैं, सभ्यताएं लुप्त होती हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा हम करेंगे तो हमें भी उसका कॉन्सिक्वेंस देखना ही होगा। हम जो देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल वार्मिंग के, वे हमारे ही कारण हैं। इसलिए हमें समझ में आना चाहिए, और इसको सख्ती के साथ हर लेवल पर अभियान प्रारंभ हो, लेकिन उसका अंत नहीं हो। आप हर जगह पर इस अभियान को अवश्य चलाइए। 365 24/7 स्वच्छता का अभियान हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है, और हमसे जुड़ा हुआ सवाल है। फ्यूचर जनरेशन को मना करने के पहले हमें स्वयं में अपने को करना होगा। गांधी जी यही करते थे कि किसी को मना करूं उसके पहले स्वयं तो देख लूं कि छोड़ता तो नहीं हो। मिठाई खाने को मना कर दूं और खुद खा लूं, ये चलेगा नहीं। इसलिए यह अभियान अपने से प्रारंभ होकर और अपने तक जाकर तभी हम नेक्स्ट जनरेशन को ये बात दे पाएंगे। अगली जनरेशन के लिए हम बहुत सारी और समस्याएं पैदा करने जा रहे हैं। अभी तो आराम है, जैसे सोलर एनर्जी हम पैदा कर रहे हैं, उसके सेल्स बन रहे हैं, बैटरीज बना रहे हैं, बैटरी पर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहे हैं। इन सभी का डिस्पोजल सोचना होगा। ये सभी के डिस्पोजल के लिए हमें एडवांस प्लानिंग करनी होगी कि इसका अगला जनरेशन क्या होने वाला है। ये 2 महीने, 2 साल बाद, 3 साल के बाद जब बैटरियां की केबल्स खाली हो रहे होंगे, कहां जाएंगे? हमने दुनिया को देखा है, जापान जैसे देश इसका समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। एक पूरा का पूरा आइलैंड उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है कूड़े के लिए। आपने मालदीव्स की भी पिक्चर देखी होगी, जिसकी खूबसूरत तस्वीरों के पीछे की तस्वीरें जब दिखती हैं तो पता चलता है कि वो गंदगी हमें भी ले जाएगी किसी दिन, यदि हमें ऐसा ही करते रहे तो इसलिए अभियानों के अंतर्गत अब इनोवेशन के साथ इस बात का प्रयास भी किया जाए कि किस प्रकार इस डाइवर्सिटी को बचाना है, तो उसके डिस्पोजल के लिए भी अपने आप को सावधान करना होगा, सोचना होगा, और उसके भी अभियान लगातार चलाने होंगे। ये बहुत प्रिय सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे बार बार करना ही होगा। विकास जी, त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस विषय पर हमने चर्चा की। सर बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बात कही और आपने काफी सारा अनुभव शेयर किया जो आपने अयोध्या में उसको क्रियान्वित किया। सर सबसे बड़ी बात जो आपने कही सर, विकास जैसे परिवर्तन का दूसरा नाम है, और सामान्यतः परिवर्तन को स्वीकार करना किसी संस्था और समाज के लिए इतना आसान नहीं होता, और खासकर भारत जैसे देश में जहां पर पॉलिटिकल और रिलीजियस डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा हो, जहां पर हर चीज या तो धर्म से जुड़ जाती है या सर वो राजनीति से जुड़ जाती है।
तो ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे माहौल में हमें इस चीज को स्वीकार्यता बनानी पड़ेगी, जनमानस में पहले इस चीज को एहसास दिलाना पड़ेगा कि स्वच्छता ना तो किसी राजनीति का विषय है, ना किसी धर्म का विषय, ये हम सबकी जिंदगी का विषय है और इस पे हमें सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। नहीं आने वाले पीढ़ी को हम वो जो दे जाएंगे जिसके लिए हमें कभी आने वाला कल माफ नहीं करेगा। तो हमारे साथ सर बहुत ही बड़े पैनलिस्ट है, सर ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्स से सर ने मास्टर्स किया है, बड़ा सारा अनुभव है इस क्षेत्र में। हम चाहेंगे क्योंकि सर स्वच्छता से स्वस्थता की स्वास्थ्य की तरफ आ रहे हैं सर, अब जानना चाहेंगे, जैसे अभी सर खबर थी कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ अपनी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का कुछ मशीनरी थी जो भी था वो बेचा था, वो कबाड़ी ने कहीं जाके फेंक दिया, बाद में उस एरिया के 100 लोग मर जाते हैं। बाद में वो पता चलता कि वो रेडियोधर्मी कुछ तत्व थे जो वहां पर प्रभावित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मौतें हुई थी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि सर जो भी एक स्वच्छता है और इसको स्वास्थ्य के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, और जो स्वास्थ्य की चीजें हैं उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं समाज को कि नहीं हम स्वच्छता जरूर चाहिए क्योंकि स्वच्छता ही जीवन है। तो मिश्रा सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर आप अपनी राय इस पर रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले तो विकास दीक्षित जी और समस्त एनआईसी परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पटना में आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं। इससे पहले मैं दिल्ली में था और मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं त्रिपाठी जी और मनोज दीक्षित जी और सभी वरिष्ठ लोगों के साथ इस वार्ता में शामिल हुआ। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ रूबन हॉस्पिटल पाटलिपुत्र पटना में ज्वाइन किया एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इससे पहले मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स, कैलाश हॉस्पिटल, मालदीव्स, यूएई सब जगह काम कर चुका हूँ। और जो स्वच्छता है ये स्वस्थता के साथ बहुत ही करीब रूप से जुड़ी हुई है। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में जैसे कि आप लोगों ने बताया कि गाजीपुर में एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, इसी तरह से भलसवा में भी एक पहाड़ खड़ा हुआ है जो जीटी करनाल बाईपास पे आप जाते हैं तो। और यहाँ पर ये भलसवा डेयरी में सारे हॉस्पिटल अपना जो बायोमेडिकल वेस्ट था वहाँ पे एक छोटी सी नाला था उसमें डाल देते थे, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल लगाया। उस रूल के हिसाब से अगर आपका जो इन्फेक्शियस वेस्ट है जैसे कि नीडल है, सिरिंजेस है, आपका कोई आईवी लाइन ट्यूब है या जिसमें भी थोड़ा बहुत ब्लड या पस लगा हुआ है, उसको कैटेगराइज किया जाता है एज ए इन्फेक्शियस वेस्ट, जो भी एक हॉस्पिटल में जनरेट किया जाता है कि जिसमें भी थोड़ा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो इन्फेक्शियस वेस्ट आपके जनरल वेस्ट से मिक्स करके म्यूनिसिपैलिटी के वेस्ट में चला गया तो हॉस्पिटल के ऊपर 5 लाख रुपए तक का फाइन लगता है या हॉस्पिटल बंद भी हो सकता है अगर वो रिपीटेड गलती करे। और हर हॉस्पिटल अपना बायोमेडिकल वेस्ट जो कि लगभग 1 से 1.5 किलो पर पेशेंट पर बेड पर डे होता है, उसको सेग्रीगेट करके एक स्पेशल एजेंसी को देता है सप्लाई, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर इंसिनरेटर लगे हुए हैं, उसको ऑटोक्लेव करके श्रेडिंग करके इंसिनरेटर में डाल के डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये रूल है। अगर कहीं भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट जनरल वेस्ट के साथ मिल गया तो आपको बहुत हैवी फाइन लगेगा। इसीलिए जैसे कि सर ने बताया कि हम कानून बनाते हैं लेकिन कानूनों का पालन अगर स्ट्रिक्टली नहीं होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और मैं 1996 में मालदीव्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर था, तो मैं वहाँ से सिंगापुर जा रहा था एक एग्ज़ाम देने के लिए, और मुझे किसी ने बोला डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हैं सिंगापुर, वहाँ तो ज़रा सा अगर आपने पेपर का टिकट भी बाहर फेंक दिया तो आपको कई $100 फाइन लग जाएगा, बाथरूम में जाके आपने फ्लश नहीं दबाया तो फाइन लग जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ इतना फाइन का प्रावधान है तो वहाँ उसकी कुछ न कुछ सुविधा होगी उसको ना करने के लिए। तो वहाँ जो मैंने देखा कि हर बस में कोई कंडक्टर नहीं है, ऑटोमेटिक आप मशीन दबाइए, टिकट लीजिए और बस के आगे पीछे डस्टबिन लगे हुए कि आप बस से उतरने से पहले उस टिकट को उस डस्टबिन में डालिए। तो सिर्फ ड्राइवर होता है उस बस में चेक करने के लिए। तो इतनी सुविधा है। आप टॉयलेट में जाइए तो आपको सिर्फ एक पुश बटन दबाना है जिससे कि ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा। ये सुविधाएं क्रिएट की गई हैं, साथ में स्ट्रिक्ट फाइन है।
जैसे कि सर ने बताया कि आप इतना स्ट्रिक्ट फाइन लगाइए कि आदमी दोबारा हिम्मत ना कर सके उस चीज़ करने की। इंडिया में आप देखिए, कोई भी आदमी जाते हुए इधर का उधर कोई भी वेस्ट होता है, गाड़ी में हम बैठे होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, पानी पीते हैं, बॉटल सड़क पे फेंक देते हैं। ये हमारी मेंटालिटी इसलिए बनी है क्योंकि देयर इज़ नो फाइन, कोई उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम फाइन भी लगाते हैं, 100-200 रुपया लगाते हैं, जिसको कि एक दो आदमी देता नहीं, देता भी है तो उसको कोई पता ही नहीं चलता कि चलो ठीक है 100 रुपया दे दिया, कोई बात नहीं। तो स्ट्रिक्ट और बड़ा फाइन लगना चाहिए। अब मैं हॉस्पिटल की बात करूंगा तो जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत सारी गंदगियां ऐसी होती हैं जो अगर हम स्वच्छता ना बरतें तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपकी कॉलरा हो गई, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, फाइलेरिया, मलेरिया, रेबीज, डेंगू, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो आपकी स्वच्छता न बरतने से होती है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल में आप देखिए तो आजकल HIV और हेपेटाइटिस, ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक इलाज, कारगर इलाज नहीं हुआ है। और आपको स्वच्छता के लिए क्या करना है कि आप जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, जो शार्प वेस्ट है, जो आपका ऐसा वेस्ट है कि जिससे कि आपको लगने से ये सब बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए हॉस्पिटल कितने पैसे खर्च करता है कि नीडल डिस्ट्रॉय करने के लिए एक अलग डिस्ट्रॉयर रखता है, एक अलग बॉक्स रखता है। डस्टबिन, आप वार्ड में जाइए तो 3 तरह के डस्टबिन रखे रहेंगे, जिसमें कि आप एक येलो कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, जिसमें आप उसमें वो पर्टिकुलर चीज़ उसी चीज़ में डालिए। और डॉक्टर्स नर्सेज को ट्रेन किया जाता है, डॉक्टर्स नर्सेज को हम ट्रेन करते हैं, और अगर नहीं वो फॉलो करते तो उनको हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। और कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए का फाइन लग चुका है। लेकिन सबसे जो बड़ा हमारा परेशानी है हमारे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पे, एजुकेशन और ईगो। ईगो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं क्यों करूं, मेरा ये काम नहीं है। डॉक्टर बोलता कि ये काम मेरा नहीं है, हाउसकीपिंग का है। हाउसकीपिंग बेचारे को अगर आप मिक्स करके दे दोगे तो वो कहाँ से उसको सेग्रीगेट करेगा, वो तो ऑलरेडी सारा वेस्ट जो है इन्फेक्शियस हो गया। आप नर्स को ऊपर छोड़ दोगे, नर्स कुछ करेगी, वो भी इन्फेक्शियस हो गया। फिर अगर हाउसकीपिंग ने, मान लीजिए आपने नीडल सीरीज डाल दिया जनरल वेस्ट में, हाउसकीपिंग ने उसको हाथ से उठाने के लिए हाथ डाला तो उसको प्रिक लग गया, तो उसको भी चांस रहेगा कि उसको भी हेपेटाइटिस HIV हो जाए। तो हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ईगो, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, वो मैं जहाँ पे आ जाता है उस मैं को हमें ख़त्म करना है। मैं की जगह हम अगर हम एक टीम की तरह काम करें कि ठीक, ये मेरा जिसने बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट किया उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेग्रीगेट करे, उसको अलग अलग रखे, ताकि जो दूसरा आदमी है जो उसको हैंडल कर रहा है उसको किसी तरह का नुकसान। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जगह जगह हम लोगों ने भी अस्पतालों में सफाई किया, ये किया। हम देखते हैं मरीजों के रिश्तेदार आते हैं और दुनिया भर के सामान लेके आते हैं। जैसे आपने बताया कि फूल लेकर के लोग मिलने आते हैं हॉस्पिटल में, तो फूल और खाना बाहर का अलाउड नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है, वो मरीज के बिस्तर पर ही बैठ करके खाना खाएंगे, बाहर का सामान ले आएंगे, उसमें गंदगी फैलाएंगे। फिर उससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े फैलते हैं, उसमें चूहे दौड़ते हैं, वो चूहे मरीज को मान लीजिए काट लिए, किसी को भी काट लिए, तो उससे भी तमाम तरह की बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। हम सबको सिखाते हैं कि मरीज को छूने से पहले और छूने के बाद आप हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए, सबको सैनिटाइजर देते हैं। लाखों रुपया खर्च होता है अस्पताल का, लेकिन लोग सिर्फ मैं के वजह से कि मैं बहुत बड़ा हूं या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए और इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए ये हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफस्टाइल में ये घुल जाना चाहिए, हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। हम लोग भी एक ब्राह्मण परिवार से आते, हम लोगों को बताया जाता है कि आप खाने से पहले हाथ जरूर धोइए, और किचन में तो हम लोगों के यहाँ बताया जाता है बिना नहाए आप किचन में नहीं जा सकते। अब तो खैर वो सब प्रथाएं ख़त्म हो गई, लेकिन बिना नहाए आप किचन में नहीं जाते और खाना खाने बैठते तो कपड़ा उतार के खाते थे। उसके पीछे एक लॉजिक था कि आप गंदगी के साथ कुछ खाना ना खाएं, अपनी डेली की जो है आदतों में आप ऐसा डालिए कि आप बीमारियां ना फैलाएं, नहीं तो आपको जो मलेरिया, फाइलेरिया, डिसेंट्री, डायरिया, ये सब बीमारियां खाने से होती है। मैं दिल्ली में UCMS और GTB हॉस्पिटल से पढ़ा हुआ हूँ, एम्स से मैंने मास्टर्स किया है, मैंने मालदीव में भी बहुत सारे हेल्थ कैंप किए। हमारा बेसिक जो
कारण होता था बीमारी फैलने का अशिक्षा, अज्ञान और मैं, जो हमारा ईगो है कि हम नहीं करें। हमने सैकड़ों कैंप लगाए और वहाँ पे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हम बताते थे, लेकिन फिर भी आदतें वही रहती थी कि नहीं जी, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसका काम है। वो हम जब तक मैं को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही सर, धन्यवाद। यानी कि मुझे लगता है कि अब पूरी बाल जो है त्रिपाठी सर की तरफ जाती है कि सर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन या एजेंसी नहीं है या बहुत सारा कुछ हो तो ये सारी बातें निरर्थक हो जाएंगी, क्योंकि आपने कानून बना लिया, सब कुछ किया। ठीक है सर, आज की तारीख में हमारे पास सर्ट है, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, कहीं अगर होता है फोन करते हैं। लेकिन सर अगर हम ट्रेन में आ रहे होते हैं, किसी से कहिए भाई आप इसमें मूंगफली का छिलका क्यों इसी के नीचे फेंक रहे हो, तो कहेंगे भाई तुमसे क्या मतलब, अपनी सीट पे बैठिए ना। तो इसके लिए कोई इमरजेंसी रिस्पांस नंबर होना चाहिए जिसमें तुरंत फोन करे और एक्शन हो जाए, क्योंकि सर आग लगने के लिए होता है, बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि अब प्रोफेसर दीक्षित सर ने बोला और मिश्रा सर ने कि ये चीज तभी संभव है जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कानून का डर होना चाहिए कि भय बिनु होत न प्रीति, जैसे रामचरितमानस में है। तो आज की तारीख में या तो मिश्रा सर ने बताया, या तो फाइन इतने नॉमिनल है कि कोई उनका फर्क नहीं पड़ता और नॉर्मली वो इम्पोज नहीं किए जाते हैं, तो सिर्फ एक दिखावे के लिए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की क्या भूमिका इसमें, और आप तक कहां तक देखते हैं कि इसके लिए आने वाला कल में हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम उसको शिकायत कर सके कि ठीक है भाई इस जगह पर ये कूड़ा फैला रहा है, कृपया आकर इस पर कार्रवाई करें। तो ऐसा कुछ संभावना लगती है सर आने वाले कल में देश में? त्रिपाठी सर। अच्छा, खैर बहुत अच्छा भाषण हुआ, सबने अच्छी अच्छी बातें कही हैं और सुनने वाले भी अच्छे श्रोता हैं। इस नाते इस सभा में तो सब चीजें अच्छी तरीके से समझी जा रही हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जैसे किसी साहब ने कहा है ना, शायद कोई तराश कर किस्मत संवार दे, ये सोच कर हम उम्र भर पत्थर बने रहे। जैसे मिश्रा जी ने बताया और दीक्षित साहब ने बताया कि हम किसी और के भरोसे बैठे हुए हैं कि कोई और हमारी गंदगी दूर करेगा, और सारी समस्याओं के मूल में यही कारण है। हम समझते हैं कि हम अपने लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारा काम अपने घर का कूड़ा पड़ोसी घर के सामने रख दें, अब ये उसकी जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर चाहते हैं कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और तीनों मिलकर चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, फांसी के लिए मतलब गोली चलाने का अधिकार मिलेगा, तब जाके जिलापाल और जिलाधीश आएंगे। तो इस तरह स्वच्छता नहीं हो पाता है। वी आर ओवर रेगुलेटेड सोसाइटी। आप लीगल जो जंजाल है आपने देखा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमने देखा है कि खाली लैंड की परमिशन के लिए एवरेज कॉस्ट इज 1.7 लाख पर एकड़, फॉर इंडस्ट्रियल ओनली कॉस्ट ऑफ ब्राइब 1.7 लाख पर एकड़ है, फॉर कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंड। अभी एक स्टडी होके आई है। देयर आर 766 लॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया where you can be jailed for doing business। तो हमने लॉ की, हमारे पास लॉ की कमी नहीं है, और मैं मानता भी नहीं हूं कि और लॉ बनाना या सबको गोली दे दें, जैसे बंदूक जैसे नहीं अमेरिका में गन कल्चर है कि हर एक के पास गन है, कोई भी अगर कूड़ा बाहर फेंका तो आप जैसे ना आपका तमंचा हो गोली, तो बिहार में तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम भी जानते हैं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं, तो हम भी इस सब चीजों से सहमत हैं। लेकिन देखिए हम जिस स्तर पे हैं इस पर हम लैमेंट करने की जरूरत नहीं है। वी आर प्रोग्रेसिंग स्लोली। बोलते हैं ना कि जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहीं हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे। सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम और बिहार की पर कैपिटा इनकम जब आप दोनों जोड़ के देखेंगे तो देखेंगे उस इनकम पर इतना ही स्वच्छ रहा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा उससे ज्यादा स्वच्छ होना जरूरी नहीं है। स्वच्छता के लिए आपने बच्चे दीक्षित साहब बता रहे, घाट बना दिया, घाट तो पोर्टेबल नहीं होगा। घाट नहीं बनाओ तो जमीन पे करेंगे, और पोर्टेबल घाट बन नहीं सकता है। हमारी समस्याएं अलग अलग हैं। अभी देखिए लोगों के यहाँ, जैसे बाल गंगाधर तिलक बोलते थे ना, हम स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ घूम घूम कर कहीं भी हगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन गया था। अब जब टॉयलेट बने हैं तो लोग कम से कम कन्फाइंड हुए कि यहाँ कम से कम एक काम तो कम से कम सलीके से करें। अब तो हम प्लास्टिक वेस्ट बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, आप टीचर पावक गगन समीरा सबकी बात कर रहे हैं, कारण हमारे पास आज ये इशू डिस्कस करने के लिए हैं। हमने टॉयलेट बनाए हैं बिना पानी के, स्कूल में आप टॉयलेट बनाए हैं उसमें पानी की सप्लाई नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे आदर्श शिक्षक होंगे
जो कि पहले एक बाल्टी पानी लाएंगे भर के स्कूल से, इसके बाद टॉयलेट साफ करेंगे, इसके बाद गुरहु साहू जाएंगे, बच्चा जो 6वीं क्लास का जाएगा टॉयलेट में, फिर निकल के आएगा तो गुरुजी फिर एक बाल्टी पानी भर के लाएंगे और दिन भर पहले दिन में आधा दिन मिड डे मील बनाएंगे, दिन भर बच्चे को टॉयलेट करवाएंगे। ऐसी उम्मीद करना बेकार की बात है। हम जानते हैं समाज हमारा ऐसा है जहाँ के लोग लड़के घर में नहीं खा के स्कूल में खाना मिलेगा इसलिए स्कूल अटेंड करते हैं। हमको अपनी आवश्यकता भी देखनी पड़ेगी। हम सब उड़ीसा में हम काम किए हैं, एक सुंदरगढ़ जिला है, आपने सब सुना होगा। वहां जिस दिन स्कूल में अंडा मिलता है उस दिन अटेंडेंस 200% हो जाती है। पड़ोस के बच्चे भी आके अंडा खाने चले आते, बच्चे बैठ जाएंगे तो टीचर क्या करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ वी शुड बी अनरियलिस्टिक, वी शुड बी डिजाइनिंग पब्लिक पॉलिसी व्हिच कैन वर्क। यहाँ नजिंग, encouraging people to behave in a different fashion, encouraging slowly to improve, using इज्जत घर and then start using toilet, tap and toilet। और सरकार इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है। हमें घबराना नहीं, हमको इसको और पॉपुलर बनाना है। बिकॉज बहुत जल्दी नास्तिवाचक भावना आ जाती है कि हमारे देश में नहीं हो पाएगा या हमसे ना हो पाई। मैं जानता हूँ हम लोग कलेक्टर थे साहब, 900 रुपये में टॉयलेट बनाते थे। 900 रुपये में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल जाए तब भी एक टॉयलेट नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने बनाया है और रिपोर्ट भी किया कि टॉयलेट बन गए। और एक दिन यूज करने के बाद दूसरे दिन वो पायखाना नहीं, गुसल खाना नहीं, भैंस बांधने के रास्ते बन जाते थे। अब जाके सरकार के ऊपर ये चेतना आई है कि 12,000 या 15,000 से कम में कोई टॉयलेट नहीं बन सकता। आज तो 12,000 में खाली टाइल लगती है। आपने सुना होगा कि प्लानिंग कमीशन में एक फ्लोर का टॉयलेट 32 लाख में बना था, जबकि उसमें पॉवर्टी लाइन 32 रुपया पर पर्सन थी। चीजें दाम बढ़ गए हैं, हमको भारत के अनुसार सोचना पड़ेगा। और आई बिलीव दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम कर्स ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म, बट इंक्रीमेंटलिज्म इज द ओनली वे आउट फॉर इंडिया। We need not be very over glorified, but we must encourage people to behave, improve slowly. And I do believe that we need pessimists that गाजीपुर नहीं बनना चाहिए, we need optimists that अगर छोटा सा टॉयलेट भी बनता है तो उसको भी अगर हम साफ सफाई करें तो हम स्वच्छता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। आप तो साइबर सिक्योरिटी बात करते हैं, सारे पढ़े लिखे लोगों का ही साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड के वो उनके यहाँ अकाउंट में हो रहा है। अभी एक IPS अफसर हम अभी रिटायर हुए हैं साहब, उनका 55 लाख रुपया साइबर फ्रॉड में चला गया। आज उनको कौन बताए कि 1 लाख रुपया जमा करो 3 दिन में 3 लाख हो जाएगा। ऐसा तो हनुमान मंदिर में भी पैसा जमा मैंने नहीं होता, लेकिन हमको कौन बताए, उनको कितने ज्ञान की जरूरत है। अब लोग बेवकूफ़ी करेंगे तो बेवकूफ़ी की सजा भी ये दुस्साहस ही है। लेकिन हमको स्वास्थ्य के विषय में अगर NIC भी एक कैंपेन के रूप में कर रहा है, छोटे छोटे SMS भेज के, नजिंग इज द ओनली वे आउट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। आपके पास कंट्री का डेटा है, हर स्कूल का डेटा है, हर आंगनबाड़ी सेंटर का डेटा है, अब तो आपके पास उस पर बच्चों का भी डेटा है। उनके छोटे छोटे मैसेज भेजिए, क्या तुमने हाथ धोए। हमारा ऐसा देश जहाँ हाथ धोने के लिए मतलब टॉयलेट गए वो तो अलग बात है, टॉयलेट से लौट के वो भी बिना हाथ धोए गंगा स्नान कर रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं इसमें आप। अब कोई बोले राख से हाथ धोते हैं, मिट्टी लगा के जरा सा, जैसे लग रहा है कि सबसे छोटा काम है कि 1 गिलास पानी में टॉयलेट भी जाएंगे उसी हिसाब के हाथ भी धो लेंगे। जाने कौन सा टेक्निक पढ़ के आए हैं, जैसे लग रहा हो स्पेस यात्री है, उसे में कपड़े में सारा कर लेंगे और एक दिन सब सफाई होकर निकल जाएगा। वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक साइमल्टेनियसली, एंड वी हैव टू एनकरेज आवर पीपल ऑफ ऑल स्टाटा। जो धनी है वो अपना केले का छिलका बाहर फेंकते हैं, गरीब वाला पान पत्ता खा के पान पत्ते में थूक देता है। वो सोचता हमारा भी तो सड़क है। हमारे देश की समस्याएं अलग हैं। हमने ज्ञानी ऐसा बांटा है, जो ज्ञानी पैदा हो रहे हैं वो उनको लगता है कि देश को गंदा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप देखिए दिल्ली में किसानों को पंजाब किसान आके पूरी सड़क काट के बैठे हुए हैं, कुछ दिन में रेलवे के भी पटरी भी उखाड़ेंगे। इतने देशभक्त किसान कहाँ मिलेंगे। हम जय जवान जय किसान कर रहे हैं, आज वही जवान अगेंस्ट किसान बैठे हुए हैं। तो हमारे देश की समस्याएं अलग हैं और हमको भगवान ने बड़ा फुर्सत से बनाया है। हम हर चीज को टेस्ट करके बनते हैं सर। आप तो देखिए अयोध्या मंदिर बनाने में 500 साल लगा, आपको दीपक में 21 लाख करने में कम दिन लगे हैं, लेकिन पहले 15 लाख बनाने में या 3 लाख बनाने में समय लगा होगा। हम लोग ब्यूरोक्रेसी में सीखे हैं कि अगर छोटा छोटा काम हम ढंग से करें, काइजन अप्रोच में करें, टू बिलीव इन इंक्रीमेंटलिज्म, वी कैन अचीव ग्रेटर हाइट। एंड आई डू बिलीव that is the way and that may be the only way as of now। जब हम $3 ट्रिलियन से $25 ट्रिलियन
पहुंच जाएंगे, जब हमारी पर कैपिटा इनकम 1200 या 2000 से बढ़ के $20,000 हो जाएगी। सर ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्सिडीज रखने वाला जानता है कार को साफ करना है, लेकिन बजाज चेतक वाला जानता है कि इसको साफ करने से इसका माइलेज नहीं बढ़ेगा, कारण उसकी इज्जत उतनी ही रहेगी जब तक बजाज स्कूटर चला रहा है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट, इट इज क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी आल्सो। आई डू बिलीव we need to have a marriage of convenience as well as nudging them to improve their behavior. इसमें सब मिलके काम करेंगे तो हो जाएगा। अब पार्लियामेंट में मैंने देखा, मैं तो सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स था, पार्लियामेंट के अंदर 20 रूम ऐसे हैं जिसमें खाली कुर्सियां भरी हैं, जबकि मंत्रियों को बैठने के लिए रूम नहीं मिलते हैं। अच्छा तो कौन देखे? सीएजी ऑब्जेक्शन करेगा, इतना प्रोसीजर है कि हम उसको कुर्सियों को हटा के भेज भी नहीं सकते। अब जाके आदत मिला हुआ है कि सारे कमरे खाली करो, जितनी कुर्सी मेज टूटी एक कंप्यूटर सेंटर सब बनना है, सबको भेज के पैसे कमाओ, बल्कि उनको स्पेस क्लियर करो। नाउ वी हैव टू चेंज द प्रोसीजर्स आल्सो। मेरा मानना है कि पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी हम बहुत बार हाईलाइट करते हैं मैनेजमेंट में, बट इट इज द कल्चर दैट मैटर्स। कल्चर ऑफ क्लीनलीनेस, कल्चर ऑफ रिमेनिंग ग्रीन, कल्चर ऑफ रिमेनिंग सस्टेनेबल। हम रोज एक नया प्लास्टिक, जिसे आपने बताया दीक्षित जी ने, जब हम सब्जी खरीदते हैं तो झोला लेके जाने में बेइज्जती हो जाती है। वो प्लास्टिक में नहीं देगा, ताम्रपत्र में देगा क्या? 5 ग्राम 20 रुपए धनिया लेंगे तो किस में देगा? पैकेजिंग करके तो नहीं देगा। लेकिन अच्छा 20 रुपए धनिया हम खरीद भी नहीं सकते, हम 1000 रुपए धनिया लेके करेंगे क्या? तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर हैबिट। सर आप देखिए केंद्रीय भंडार में जाइए, देखिए कैसे लोग इज्जत से रहते हैं, कैसे करते हैं। वहाँ अगर कपड़े का वस्त्र लेके जाइए तो उसका 2 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े लोग मर्सिडीज से उतरते हैं लेकिन 2 रुपए का झोला नहीं खरीदेंगे। तो हमको हमारी बहुत कठिन है डगर पनघट की। और विकास जी इसमें निराश मत होना, चलते रहो, लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा एनआईसी परिवार के साथ हमारी सब शुभकामनाएं हैं। प्लीज कैरी ऑन। मैं बोलता हूँ जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग पर खत्म होती है, लेकिन इसमें मोह भंग नहीं होना चाहिए। हमें मोह के धागे बना के इसको और आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चांस देने के लिए। एंड आई विल बेग एक्सक्यूज फॉर स्विचिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस विकास जी। वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू ऑल। एंड मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हम आपको आईआईपी में बुलाएंगे और आपको ऐसा फूल का गुलदस्ता देंगे जिसमें प्लास्टिक रहित होगा। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल लाइव मेंबर हूँ, मैं लाइव मेंबर हूँ आपके आईआईपी का, कभी भी जी। थैंक यू विकास। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको सर, इतना ज्यादा भावपूर्ण भाषण देने के लिए। सर हम भी वादा करते हैं सर, सफर में है तो मंजिल पर जाकर रुकेंगे। हमने कभी झरने को रुकते नहीं देखा। सर इन शब्दों के साथ आपको यहाँ उपस्थिति के लिए सर हार्दिक धन्यवाद देते हैं एनआईसी परिवार की तरफ से। सर आप आए, आपने समय दिया और धन्यवाद सर। तो सर जैसा कि प्रतिपाठी सर ने बताया कि पहले वैसे ही हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कानून की कोई कमी नहीं है, तो जरूरी है सामाजिक चेतना की। और जैसा कि प्रोफेसर दीक्षित सर ने अभी बताया कि अयोध्या आंदोलन में किस तरीके से शुरू में जब 1,81,000 दिए जलाने थे तो उसके लिए एक आंदोलन एक खड़ा किया गया था। तो सर अब इसमें हम जानना चाहेंगे कि सर अगर इस चीज को एक आंदोलन बनाना है तो इसमें मूलभूत क्या हमें ध्यान देना चाहिए सर? सरकार के तरफ से तो सर ने अपना पक्ष रख दिया कि कानून भी बहुत है, लेकिन कानून से बहुत कुछ नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं इसको जन आंदोलन बनाना और उसके लिए जन जागृति की जरूरत है। तो सर आपने जो वहां पर किया और इसको क्या आप अगर अंतिम हम पूछना चाहें कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रश्न में उत्तर भी आपने दिया है। जन आंदोलन का मतलब है, इसको हमारे यहाँ 2 समस्याएं हुई हैं ऑफ लेट। एक तो यह है कि जैसा कि त्रिपाठी जी मेंशन कर रहे थे कि हमने बहुत सारे काम ये सरकारों पर छोड़ दिए हैं कि सरकार जाने, सरकार कहेगी तो करेंगे, सरकार डराएगी तो डरेंगे। तो ये सरकारों के काम नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल सोसाइटी है, शब्द इस्तेमाल आजकल करते हैं। समाज से सरकारें चलती हैं, सरकारों से समाज नहीं चलते हैं। यानी सामाजिक चेतना का अभाव जैसे जैसे बढ़ता गया है वैसे वैसे सरकारें निरंकुश होती जाती हैं। सरकारों के कहने से समाज चलते भी नहीं, कहीं नहीं चलते हैं, दुनिया में नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारी खबरें ये RWS के माध्यम से हम लोगों ने अभी नोएडा में कई खबरें देखी, गुड़गांव में कई खबरें देखी। यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी जहां बनी हुई हैं और सजग हैं, वहां ये काम आसान हो जाते हैं। लेकिन जहां पर हम समाज की तरफ से सजग नहीं है वहां पर समस्याएं हो जाती हैं। ये एक पक्ष बिल्कुल सही है। दूसरा पक्ष ये भी सही है कि हम
गंदगी को लेकर कभी भी कॉन्शियस नहीं रहे। कम से कम पिछले 50 वर्षों से तो मैं भी जानता हूं कि हम कभी कॉन्शियस नहीं रहे। सफाई का हमारा अर्थ ही यही रहा कि अपने घर की झाड़ू लगाई और कूड़ा या तो सड़क पर फेंका या पड़ोसी के घर के सामने लगा दिया, और हमें आभास हो गया कि हम सफाई है। ये सफाई का अभियान हमें समझ में आ गया था ना जब कोरोना हुआ था कि सफाई किसे कहना चाहिए। जब मैं अयोध्या में था, अपने विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों के लिए मैंने हेल्थ डेटा इकट्ठा किया, वहां सफाई के कार्यक्रम किए। लोगों ने मुझसे कहा, सर अपने कैंपस तो होता नहीं है, समाज बगल में क्यों कर रहे हो सफाई, आप गांव में क्यों कर रहे हो जो आसपास के हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को लगता है कि ये जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं इसका सम्मान कीड़े मकोड़े भी करते होंगे, वो नहीं करते हैं। कीड़े मकोड़े, मच्छर, वायरस इसका सम्मान नहीं करते हैं। ये बाउंड्री उनके लिए नहीं बनी है। इसलिए अगर साफ खुद को स्वस्थ रखना है तो पड़ोस को, परिवेश को स्वस्थ रखना हमारी आवश्यकता है, एहसान नहीं है उनके ऊपर। वहां से गंदगी अगर रहेगी तो हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हमें भी उतना ही स्वस्थ रहना का अधिकार है जितना हमारा पड़ोस है। ये जब बातें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी बाहर निकल गई और हम धीरे धीरे इंडिविजुअल सफाई के ऊपर आ गए हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से रखना है, पड़ोसी की चिंता नहीं करनी है, उसको टोकते भले रहना है लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। सफाई, ये जो स्वच्छता है ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। हम सब रह सकते हैं स्वस्थ एक साथ, और हम एक साथ स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करने की कोशिशें जो की जा रही हैं बाउंड्रीज के अंदर, ये कोशिशें कभी सफल नहीं हो सकेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये इनकी शुरुआत करने के लिए जो भारत में, जिसे हम CSOs कह सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, मैं उसको कहता हूं मंदिर। हमारे मंदिरों से ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो उन्हें क्यों नहीं इन्वॉल्व करना है। हमारे सोशल लीडरशिप से ये बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, उन्हें क्यों नहीं इन्वॉल्व करना है। तीसरे नंबर पर पॉलिटिकल लीडरशिप आती है जिसकी कोई नहीं सुनता, आप जानते हो। पॉलिटिकल लीडरशिप का जो क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि उनकी खुद की कल्चरल वैल्यू तो सोसाइटी की निगाह में जीरो है। उनकी बात कौन सुनेगा। बहुत कम है जो मोदी जी हैं जिनकी बात को गंभीरता से इसलिए सुना जाता है कि वो करते हैं, लेकिन 99% की तो कोई बात सुनते ही नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं। प्रिविलेजेस ढूंढने वाले लोग दूसरे का काम कैसे करेंगे। इसलिए ये सोशल लीडरशिप, और जिसको भारत में मैं कल्चरल लीडरशिप या रिलीजियस लीडरशिप कहता हूं, उसको इन्वॉल्व और एंगेज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये बहुत तेजी से आगे फैल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण केवल दूंगा, 1-2 मिनट का समय लूंगा। हमने लखनऊ में एक प्रयोग किया जब हम एक नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। केयर के साथ मुझे फंडिंग मिली थी, मैं कर रहा था, और एक ऐसे इलाके में कर रहा था जहां पे मुस्लिम बाहुल्य था और बात हमें करनी थी परिवार नियोजन की। हमें ये पता था कि सेंसिटिविटी क्या है इस इश्यू की और ऐसे क्षेत्र में कहाँ जा रहे हैं, और वही हुआ एग्जैक्टली। जिस दिन हमने पहली बार ये प्रयास किया, हमें सोसाइटी के लोगों ने, वहां के लोगों ने मतलब मारा नहीं, बस प्यार से डरकाया और हड़का के भगा दिया, हमारा सामान वामान सब फेंक दिया। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन थे कि या तो हम इसको खत्म कर दें, हम ना करें, और या फिर हम दूसरी तरह से प्रयास करें। मैं आपको बताऊं कि मैं सीधे, मेरे एक मित्र थे, उनके माध्यम से मैं सीधे इमाम साहब के पास गया और इमाम साहब से मैंने कहा कि आप मुझे ये नाटक करने दें, केवल मारे कूटे नहीं। बात हमारी कोई सुनेगी या नहीं सुनेगी इसका इश्यू कहां से आता है। आप भी जानते हो कि ये बात प्रोग्रेसिव है, बच्चों का हेल्दी रहना, महिला माँ का हेल्दी रहना सबके लाभ में है। आपकी इसमें कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात नहीं है। वो हमारे मित्र थे, वो बात मान गए। बोले डॉक्टर साहब हम एक ही काम कर सकते हैं आपके लिए कि वहां आपकी ठुकाई पिटाई नहीं होगी, बाकी आपकी बात आप जानो। मैं ये मैंडेट वहां दे देता हूं कि आपको सुन लिया जाए, मारा पीटा नहीं जाए, बाकी आप कह पाओ तो कह पाओ। आप बिलीव करोगे विकास, पहला नुक्कड़ नाटक जिस दिन हमने किया था उस दिन केवल 80 लोग थे, उसमें से 70 पुरुष थे और 10 महिलाएं थी। और जब हमने आखिरी नाटक वहां पर किया है 300 महिलाएं थी और एक भी पुरुष नहीं था। ये सक्सेस स्टोरी हमारी लिखी गई इसलिए क्योंकि वो प्रयास हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ मिलकर किया। आप भी जानते हो कि जब पल्स पोलियो का अभियान शुरू हुआ था, डॉक्टर साहब अच्छे से जानते होंगे, हमने क्यों इस्तेमाल किया था। हमारे यहाँ से आप जानते होंगे कि सबसे बड़े जो शिया मौलाना थे उनको हमने इस्तेमाल किया था पल्स पोलियो देते हुए। ये मैसेज करना था कि अगर ये समझ गए हैं तो इनकी फॉलोइंग से हमको समझाना आसान होगा। और बाद में फिर हमने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इत्यादि को भी यूज किया था एज लीडर्स। लेकिन ये अभियानों में हम बहुत रिलीजियस लोग हैं, बहुत बड़े रिलीजियस लोग हैं दुनिया में, हमसे बड़ा रिलीजियस कंट्री कोई नहीं होगा। और हम अगर उस पूरी लीडरशिप को अभियान से बाहर रखेंगे तो वो अभियान सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हमें उन्हें एंगेज और इन्वॉल्व करना है और ये कठिन काम नहीं है।
हमने उन्हें किनारे कर रखा है। हम ये मानते हैं कि इनकी दुनिया दूसरी तरफ है, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनकी दुनिया हमारी तरफ है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वे हमारे मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं। इसलिए कल्चरल सोशल लीडरशिप को इन्वॉल्व करते हुए इस अभियानों को चलाया जाएगा। इसकी सफलता में कोई संदेह नहीं है मुझे, लेकिन अभियान गैर सरकारी हो जाएगा तो सक्सेसफुल होता चला जाएगा। और हमें ये स्मार्टली करना होगा। विकास जैसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं आसानी से, इन्वॉल्व करना, इंगेज करना और लोगों के माध्यम से इस चीजों को आगे ले जाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना होगा, सर्कमवेंट करना होगा, और उधर से इधर जब लाएंगे तो एक डॉक्टर इलाज कर सकता है प्रोवाइडेड मरीज वहां तक आए। मरीज को लाने की जिम्मेदारी डॉक्टर की कभी नहीं होती। वो कभी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि घर जाके मरीज को पकड़ के लाए। मरीज को ले जाने की जिम्मेदारी समाज की है। इसलिए जैसे जैसे समाज इसको जागरूकता होता जाती है वैसे वैसे मरीज अस्पताल की तरफ पहुंच जाता है, वैसे वैसे ठीक हो जाता है। जब पहुंच जाएगा तो ठीक होकर आ जाएगा, क्योंकि 90% चांसेस है कि आपके इलाज हो जाएंगे। तो ये जो काम है मोबिलिटी का, ये सोशल लीडरशिप के पास हो सकता है। इससे पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत काम नहीं आ सकती, ब्यूरोक्रेटी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। इसलिए इन दोनों चीजों से आगे बढ़कर सोशल लीडरशिप को इंगेज और इन्वॉल्व करते हुए अगली कॉन्फ्रेंसेस अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे इसमें सफलता मिलेगी। लखनऊ में आपने देखा होगा मनकामेश्वर घाट की जो महंत श्री महंत हैं, उनके प्रयासों से बहुत सारे काम हो गए। हनुमान मंदिर के प्रयासों से बहुत सारे काम हो गए। जब ये प्रयास करने लग जाते हैं तो सक्सेस की जिम्मेदारी की संख्या बढ़ जाती है। तो हमें इसको निगेट नहीं करना है कि हम सेक्युलरिज्म के नाम पर इनको इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। हमें इनको ही इन्वॉल्व करना होगा, जिससे कि हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छे से इस बात को प्रकाश डालने के लिए। निसंदेह मुझे लगता है जैसा आपने बोला कि ऐसे आंदोलन जो कि खासकर समाज से जुड़े हों, उसमें सामाजिक संस्थाएं और जो सामाजिक और धार्मिक गुरु ज़्यादा अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं राजनीतिक गुरुओं की तुलना में। सर जैसे बताते हैं कि जैसे आज जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया तो मिश्रा सर को आना था, तो हमारे सर संजय कुमार सर हैं जो कि लीड कर रहे हैं पूरा, सर जो स्वच्छता अभियान समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि विकास जी कम से कम एक बुके तो बनता है, इतने दिनों से देते आ रहे हैं। तो हमने कहा सर बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी समझते हैं बुके आएगा फिर वो पड़ा रहेगा फिर वो कूड़ा करेगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हो सकता है कि शुरुआत में पहले एक दो बार में हमारे डॉक्टर साहब को बुरा लगेगा कि यार एक फूल का बुके तक नहीं दिया और हम आए, लेकिन आगे से समझ जाएंगे कि ये हमारी जरूरत है और मजबूरी भी। तो मतलब इस चीजों को हम लोगों ने भी ऑफिस में तो हमने विकास जी आपको एक सेकंड रोकूंगा। हमने एक अपने कार्यक्रम में प्रयोग किया। हम लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया, हमने कहा पुष्प गुच्छ नहीं देंगे, पुस्तक गुच्छ देंगे। 2 पुस्तकें दे दीजिएगा, वो ज्यादा काम आएंगी। ये 2 फूल हमारे किसी काम नहीं आते। तो हम लोग अपने कार्यक्रम में एकेडमिक प्रोग्राम से पुस्तकें देना शुरू कर दिया, उसको पुस्तक गुच्छ कहते हैं। बुके ऑफ बुक्स विल बी बेटर ऑप्शन देन बुके ऑफ फ्लावर्स। बिल्कुल सर। इवन सर जैसे आपने सलाह दिया तो पहले सर मेरा प्लान था, और मैं इसमें पैनल में 5 लोग थे, उसमें मैं एक साध्वी प्रज्ञा भारती आजकल मतलब इमर्जिंग कंपेनर है, आप देखते होंगे। तो मेरा प्लान था, मैंने उनसे बात भी की थी आने की, लेकिन सर समस्या वहीं आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम लोग सरकारी संस्था में काम करते हैं। तो बहुत बार कई बार सोचना पड़ता है कि हमारी कितनी मतलब लिमिटेशंस है और किस किस को पैनल में बुला सकते हैं। अंतिम समय मैंने सर रात में बात करने के बाद में कल अंतिम समय में उनसे हमने क्षमा प्रार्थना की, मैम अगली बार हम आपको मतलब कुछ और कह के कि मैम कंप्यूटर और उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो अगली बार हम जब करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। क्योंकि हम वो एक जो लिमिटेशन है ना कि जो कर सकते हैं सर वही ना कि सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, अधर हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। तो सर जो कॉम्पिटेंट है, जो समझते हैं, उनके पास आजादी नहीं है, क्योंकि आप बंधे हुए हैं बंधनों में कि हमारे ये काम है, इसके हमें तनख्वाह मिलती है, अगर आप इसके बाहर करते हैं तो उसके लिए आपको जवाब देना। ऑफिस भी जवाब पूछ सकता है कि आपने क्यों किया, क्यों बुलाया, किससे परमिशन ली, मतलब आपको पता है सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टिव सर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी आजादी उतनी है जितनी कि बंधुआ मजदूर की। तो इसलिए कहीं ना कहीं सर वो चीजें नहीं प्रोपेगेट हो पाती हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि इस चीज पे सोचना चाहिए, और निसंदेह सर कि सामाजिक आंदोलन को अगली बार हम इसमें ऐसे लोगों को जरूर जोड़ेंगे जो कि समाज में एक अच्छी छाप छोड़ सके। और मुझे भी लगता है कि आज मैं कई बार जब हिंदुस्तान में देखता हूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो जितने भी पर्यटक स्थल है, टूरिज्म प्लेस है, वो सारे हमारे धर्मगुरुओं के बनाए हुए। चाहे हम उत्तराखंड के केदारनाथ हम कभी नहीं सुनते सर। तो सरकारी व्यवस्थाएं कितनी आज तक खड़ी कर पाए, लिमिटेड। तो क्योंकि ये धर्मगुरु थे जिन्होंने लोगों को मोटिवेट करके जोड़ा कि नहीं आप इससे जुड़ना चाहिए, और उनके अंदर काबिलियत और कैपेबिलिटी है, उनके पास तर्क है, उनके पास विश्वास है, उनके पास एक
ओज है और जोश है, तो ये काम वो कर सकते हैं और इसके लिए वो समर्पित है। सबसे मेन चीज सर, ईमानदारी से समर्पित होते हैं वो किसी चीज के लिए। तो सर बहुत ही अच्छा रहा, मुझे लगता है कि आज का ये, सबसे पहले तो इतने अच्छे पैनलिस्ट सर आज के इस संवाद में हमारे साथ जुड़े। त्रिपाठी सर, प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर, परमहंस मिश्रा सर और हमारे स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर डॉक्टर शैलेश कुमार श्रीवास्तव सर ने भी समय दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम के तहत, अचानक से उनको बुलाया गया और वो आए सर, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बाकी सर हमारे एनआईसी के इस समय चूंकि चुनाव नजदीक है, बड़े सारे व्यस्तता में है सभी अधिकारी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको स्वीकार किया कि जो उन्होंने अपना समय दिया और इस पूरे कार्यक्रम परिचर्चा में शामिल हुए। सर मैं बताना चाहूंगा कि मतलब ये इस बार जिले तक के हर इकाई ने इसमें योगदान किया, कोई अछूता नहीं रहा है। तो उन सभी को मैं आज 15 फरवरी जो जिस दिन के पखवाड़ा का अंतिम दिन है, बिल्कुल हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वच्छता अभियान कमेटी की तरफ से कि उन्होंने जो भी दिशा निर्देश, सारे हमारे से मोस्टली अधिकतर वरिष्ठ अधिकारीगण, फिर भी उन्होंने उन चीजों को, मेरे निवेदन को स्वीकार किया, समर्थन दिया, साथ दिया और उसको क्रियान्वित करने का काम किया। और हम आशा करते हैं कि इसी ओज और जोश के साथ हम आगे इन गतिविधियों को करते रहेंगे। प्रोफेसर दीक्षित सर, मैं आपसे चाहूंगा कि जब भी आपकी हमें जरूरत पड़ेगी, आपके मार्गदर्शन की, आपकी सहयोग की, और तो हम आपको बुलाएंगे और आप ऐसे आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा सर, सॉरी पटना में आज नहीं था, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर ही मुलाकात होती, आऊंगा, जरूर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। सफर आज से जो शुरू हुआ है ये कारवां बन के निकलेगा। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो सर इन शब्दों के साथ हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सब फिर मिलेंगे, फिर नए जोश और ओश के साथ और नए विषय के साथ। दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। शैलेश श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जो पुष्प गुच्छ आप बुके की बात करते हैं, मैं उसको सबसे खराब तोहफा मानता हूं, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे फंक्शंस देखे हैं, प्रोग्राम देखे हैं जहां आप और बाकी सब गिफ्ट लोग उठा ले जाते हैं, लेकिन पुष्प गुच्छ आपके साइड में छोड़ के चले जाते हैं। ये किसी भी तोहफे की तौहीन होती है, इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे कोई पुष्प गुच्छ दे। और आपने शब्दों से स्वागत किया, वही बहुत है। दूसरा चीज़, जैसे सर ने बोला कि हमें सामाजिक और धार्मिक नेताओं का इसमें सम्मिल करना चाहिए, और मैंने भी जितने हेल्थ कार्यक्रम किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सफल वही हुए जो हमने ग्राम प्रधानों से मिलकर के, मंदिर के पंडितों से मिलकर के, मस्जिद के मौलवियों से मिलकर के किया है। बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए, बहुत सारे हेल्थ कैंप्स किए, एजुकेशनल कैंप किए। तो हमें निश्चित रूप से धार्मिक और सामाजिक नेताओं को इसमें सम्मिल करना चाहिए और निश्चित रूप से ये सफल होगा आपका कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, और निश्चित रूप से आपकी कमी यहाँ खल रही है। आपसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और कभी भी आप आइए तो रूबन अस्पताल में किसी का भी स्वागत है। मिलने के लिए आइए, बीमार होके मत आइए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। सर आज के इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज के लिए जो है सर। विकास एक सेकेंड, ये कह रहे थे कि इसके साथ ही जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा था उसका भी आज अंत हो रहा है, उसका भी हम लोग फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दें। स्वच्छता लेकिन बनाए रखें। हाँ नहीं, मैंने पखवाड़ा का है ना। सो क्या हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब तो कोई फंक्शन नहीं है। हाँ नहीं सर, आज ये बाकी सब चलता रहेगा, लेकिन जो एक इंटेंसिव था, जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम थे, जो मैंडेटरी थे, ऑब्वियसली बात है कि आज वो 15 दिन, 1 से 15 जो हमारा था, आज वो हमारा उस पखवाड़े का अंतिम दिन है और आज इसी कार्यक्रम के साथ में इसको आज हम समाप्ति की ओर करते हैं। संजय सर से हम चाहेंगे कि वो चेयरमैन है कमेटी के, तो अपनी बात को रखे और जैसा भी मार्गदर्शन करें। संजय जी। धन्यवाद दीक्षित। हर साल हम लोगों को सरकार से आदेश होता रहा है कि स्वच्छता की तरफ एक कदम बढ़ाया जाए, और एनआईसी बीएसयू अपने सभी जिला के साथ मिल करके सदैव हम लोग एक कदम आगे बढ़ाए हैं। और ये उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि हमारे सभी ऑफिसेज में स्वच्छता पहले से बेहतर हुई है। और इस बार तो कुछ दूसरा ही रंग रहा हमारा इस स्वच्छता पखवाड़ा का, कि इस बार तुम्हारी मदद से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जो अग्रणी है स्वच्छता के कार्यक्रम के मामलों में और जो विद्वता रखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन लोगों का विचार सुनने को मिला। और आज तो बहुत अच्छा रहा कि पहले से जिन लोगों को हम लोग सुने थे, त्रिपाठी जी को एक बार फिर से सुनने को मौका मिला,
और जब तक वो बोल रहे थे हम लोग सब लोग स्पेल बाउंड होकर को सुन रहे थे। उनकी व्यस्तता रही होगी, इस वजह से वो चले गए, अदरवाइज अगर वो बोलते रहते तो हम सब लोग उनको सदैव सुनते। और दीक्षित जी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि कैसे स्वच्छता के लिए उन्होंने प्रयास किया और किस तरह से लखनऊ में उन्हें नवीनतम प्रयोग किया और उसका आशातीत सफलता उनको मिली, यह हम लोग के लिए प्रेरणा स्वरूप है। जब कभी भी हम लोगों को भी जीवन में मौका मिलेगा कुछ कर गुजरने के लिए समाज में स्वच्छता के लिए, तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। और तो सर आगे हैं अपने मिश्रा जी अपने पटना में, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग अब स्वस्थ ही रहेंगे, क्योंकि इनसे जब कभी भी मुलाकात होगी अच्छे वातावरण में ही होगी। रुबन में सिर्फ इनसे हम लोग मिलने जाया करेंगे, इनसे इलाज के लिए नहीं जाएंगे। और ये पखवाड़ा हम सब लोगों का सामूहिक सहयोग से सफल रहा। और दीक्षित तुम्हारा विशेष रूप से कि तुमने बहुत अच्छे से इसको कार्यान्वित किया, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग स्वच्छता को एक नया मापदंड बनाएंगे ये अपने बीएसयू में। और अपनी व्यस्तता के कारण एसआईओ सर नहीं उपलब्ध हो पाए, तो उनके तरफ से भी हम मगर पूरे पखवाड़े के दौरान उनका मार्गदर्शन हम लोग को जरूर मिला है। जिस तरीके से बीएसयू कैंपस के बाहर जो सफाई अभियान का उन्होंने नेतृत्व किया, इससे दिखता है कि उनमें नेतृत्व क्षमता कितनी है। और उन्होंने जिस तरीके से विचार रखा कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो जो सदैव 365 दिन हमारे इस कार्यालय की सफाई करते हैं, उन्हें भी जरूर हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। ये एक अनूठा विचार उनका आया, हम लोगों ने तहे दिल से उसका स्वागत किया। और हम सभी लोगों ने, सभी 38 जिले कार्यालय से सभी लोगों ने, सभी डीआईओज ने अपने अपने यहाँ के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया है, और हम लोगों ने भी यहाँ किया है। ये हम लोगों का कृतज्ञता है कि हम लोग उनके प्रति अपने भाव प्रेजेंट किए। इन्हीं सब विचारों के साथ और इस स्वच्छता पखवाड़ा का आज अंतिम दिन है, समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सर बस अंतिम बात रखना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो सर आप सबके इतने प्रेरक वचनों को मैं सर दिल से धन्यवाद देता हूं। और सर इसलिए हो पाया कि सर एक चीज़ मैं कहूँगा दिल से कि मैं बिल्कुल आज शायद 1 साल पूरा हो गया मेरा बिहार में ट्रांसफ़र आर्डर निकले हुए, आज 1 साल पूरा हो रहा है। और उस 1 साल के उपलक्ष्य में आज ये हुआ अंतिम कार्यक्रम है। और दूसरी चीज़ सर, 1 साल के अंदर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह पर गया हूं। पहली चीज तो ये चीज है, मतलब पहले दिन से मैं उतना ही स्वीकार्य था जितना कि वहां से 15-20 साल से लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं नया हूं, मैं किससे कहूंगा किससे नहीं कहूंगा। दूसरी चीज सर, सारे काम करने में चाहे वो बहुत सारे, अधिकतर सभी हमारे से वरिष्ठ हैं, और प्रोटोकॉल से हटकर ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जाके अपनी बात रखी और कहा, और किसी ने भी इस बात को बुरा नहीं माना, और हर किसी ने सहयोग किया, चाहे वो शैलेश सर रहे हो, संजय सर रहे हो, नवीन सर रहे हो, पंकज सर रहे, जो भी हो, जब भी कॉल किया सर मीटिंग करनी है, बात ये डिस्कस करनी, ये करना चाहिए, तो जो भी प्रस्ताव था हर किसी ने उसमें अपना साथ दिया। हर किसी लेवल पर नीरज सर थे वहां पर, चाहे प्रिंट आउट निकाल, कोई भी काम हो, टाइपिंग करना, मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसी काम है किसी ने एक बार भी कहा हो कि नहीं भाई आप, मैं व्यस्त हूं, आप जाकर देखिए। उसी तरीके से जिले में जितने भी लोग हैं, जो भी आदेश होता था उसको मैं मेल पे करता रहा, बनाता रहा, और हर किसी ने, मतलब मुझे लगता है कि, और इस बात के लिए माफ करेंगे, कई बार हो सकता है कि आपको लगेगा कि शायद उस कैपेसिटी में नहीं था कि मैं उस मेल को करूं या लिखना चाहिए, लेकिन शायद वो जरूरत थी और जिम्मेदारी की वजह से वो सब चीजें लिखता था। लेकिन उसका परिणाम है कि आज हम देख पा रहे हैं कि आज हम शायद, परिणाम रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन हम ये महसूस कर सकते हैं कि शायद हम देश में सबसे अच्छा और सबसे आगे कर पाने और कह पाने की आज हम इस पोजीशन में हैं। तो सर अगर इस पूरे उसमें किसी को किसी तरीके का कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूं। और फिर अंतिम बात कि सर वही जो अभी संजय सर ने कहा कि हमें इसको करेंगे और करते रहेंगे, तो सर कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए जिसमें नया कुछ दिख सके, एक ऐसा ही दर्पण चाहिए, तो कुछ नया जरूर करेंगे। और आज से लग रहा है कि हम लोग कुछ नया करने की तरफ कदम रख चुके हैं और आगे करते रहेंगे। तो सभी प्रतिभागियों का, सभी वक्ताओं का और उन सभी लोगों का जिन्होंने इसमें किसी भी तरीके से सहयोग दिया, कीर्ति ने पोस्टर बनाया, उसको भी मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा। एसआईओ सर का, शैलेश सर का, पंकज सर डीआईओ पटना, और संजय सर, नवीन सर, और वीसी टीम तारकेश्वर सर ने भी काफी इसमें वो किया। तो हम चाहेंगे कि और आगे जो है इसको बढ़ाते रहें। और सारे, मैं कहूंगा कि अपने सारे वीडियोज हमने एक लिंक पर डाल रखे हैं, तो जितने भी लोग हैं, आज समापन जरूर हो रहा है लेकिन ये सारे अवेलेबल रहेंगे, तो जितने लोगों तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर फायदा करेगा। तो इन सब शब्दों के साथ
और अच्छा करते रहेंगे। इस शपथ के साथ हम आज इस कार्यक्रम का समापन घोषित करते हैं। धन्यवाद।